हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की कृषि। कल हमने लास्ट में देखा था राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। कितने कृषि जलवायु प्रदेश थे? 10 कृषि जलवायु प्रदेश थे। उससे पहले हमने बात की थी स्थानांतरित कृषि की। स्थानांतरित कृषि, इसको स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट, अगर हम भारत की बात करें तो कहाँ पर होती है? नॉर्थ ईस्ट में। जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम वाला इलाका है, वहाँ पर होती है स्थानांतरित कृषि सबसे ज़्यादा। मेनली जंगली इलाकों में होती है और ट्राइबल लोगों के द्वारा ये की जाती है। इन्वायरमेंट पर इसका कैसा असर पड़ता है? नेगेटिव असर पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट में किस नाम से जानी जाती है? जूमिंग कल्टीवेशन, जूमिंग कृषि के नाम से जानी जाती है। जबकि राजस्थान में हमने बात की थी, राजस्थान में इसको क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। राजस्थान में क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो दजिया और दूसरी चीमाता। जो दजिया होती है वो तो होती है मैदानी भागों में, जबकि चीमाता जो होती है वो होती है पहाड़ी क्षेत्रों में। कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती थी? भील जनजाति के द्वारा सबसे ज़्यादा स्थानांतरित कृषि की जाती थी। इसके पहले हमने देखा था कृषि के प्रकार। उसमें हमने देखा था ओलिगो कल्चर क्या थी? अगर हम एक साल में 3 फसलें लेते थे तो ओलिगो कल्चर, अगर 4 लेते थे तो रिले कल्चर हो जाती थी। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? अगर हम खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं तो वो आ जाती है मिक्स्ड फार्मिंग में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें की बात हमने कल की थी। कल जो हम कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सा रह गया है, तो वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल हमने वो क्षेत्रों की बात की थी। कितने कृषि जलवायु क्षेत्र थे हमारे यहाँ? 10 कृषि जलवायु क्षेत्र थे। ठीक है, उनका आधार क्या था बांटने का? वर्षा की मात्रा, मिट्टी कौन सी प्रकार की पाई जाती है, कौन सी टाइप की फसल बोते हैं, सिंचित क्षेत्र है या असिंचित क्षेत्र है। ठीक है, तो जो जोधपुर और बाड़मेर था किसमें था? जोधपुर और बाड़मेर किसमें था? 1A में। किसमें था? जोधपुर और बाड़मेर 1A में था। ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करें तो ये किसमें था? 1B में था। ठीक है, इसको क्या कहा था? शुष्क पश्चिमी प्रदेश। इसको कहा था सिंचित नॉर्थ वेस्ट प्रदेश। ठीक है, JCB, इसको क्या कहा था? 1C, उच्च शुष्क व सीमित सिंचित क्षेत्र। जो 1C है ये क्या है? इनमें सबसे बड़ा। 1C क्या है? सबसे बड़ा। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश में 1C जो है वो क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद आए हम सेकंड ए पे। सेकंड ए हमने देखा था अंतर प्रवाही क्षेत्र वाला। तो अंतर प्रवाही क्षेत्र में आया था हमारे शेखावटी में चूरू को छोड़कर नागौर को शामिल कर लो। ठीक है, ये किस में आया था? सेकंड ए में। ठीक है, उसके बाद जालोर, सिरोही, पाली वाला क्षेत्र आ गया था लूणी नदी क्षेत्र में। ठीक है, सेकंड बी में। उसके बाद पूर्वी भाग में आ गए थे हम। ठीक है, दोनों ही पूर्वी मैदानी क्षेत्र थे। एक था अर्धशुष्क और दूसरा बाढ़ वाला। तो बाढ़ वाला तो चंबल का जो कैचमेंट एरिया है वो था। ठीक है, ये तो किसमें था? 3rd A में। ठीक है, जबकि ये ABCDSM ये वाला भाग किसमें था? 3rd
बी में। इसके बाद साउथ वाला पार्ट बचता है, ठीक है। साउथ वाले की बात करें हम तो आरबीसी, जो आरबीसी है वो तो हमारा किस में था, 4th ए में। और वागड़ वाला क्षेत्र ये उदयपुर है ना, थोड़ा इसमें भी आता है 4th ए में भी, ठीक है, थोड़ा इसमें आता है और बाकी इसमें आता है, ठीक है, 4th बी। और हाड़ौती वाला आ गया हमारे 5th में, ठीक है। तो जो 4th बी है ये क्या है, सबसे छोटा माना जाता है। 4th बी क्या माना जाता है, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा माना जाता है। ये कैसा था, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। इसमें 2 थे, एक तो उपाद्रता दक्षिणी मैदान, एक आर्द्र दक्षिणी मैदान। सबसे बड़ा 1C और सबसे छोटा 4th बी, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें और आती है, एक तो आती है अनुसंधान केंद्र, 2 टर्म आती है, एक तो आएगी अनुसंधान स्टेशन कह दो या केंद्र कह दो, और दूसरी आएगी ग्राह्य परीक्षण केंद्र, ATC, ठीक है। दोनों ही बेसिकली रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है, दोनों ही किससे रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है। तो हर कृषि जलवायु प्रदेश के ये 2 भाग होंगे, एक तो रिसर्च सेंटर होगा और दूसरा परीक्षण केंद्र होगा, ठीक है। तो अब उनके नाम भी ध्यान रखने हैं आपको कि कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। पहले बात करें हम 1A की, ठीक है, पहले बात करें 1A की, तो 2 चीज़ें आएगी, एक तो क्या आएगी, अनुसंधान केंद्र आएगा, एक आएगा ATC यानी कि परीक्षण केंद्र। मैच द फॉलोइंग से आ सकता है। एक तो देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है या तो सीधा ही पूछ ले कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन सा है, एक ये दे दे और उनके सामने दे दे रीजन, जिले दे दे, ठीक है, एक दे दे ये 1A 1B और उनके सामने इसका डिस्क्रिप्शन कि ये कौन सा होगा, कि शुष्क पश्चिमी होगा, आर्द्र दक्षिणी होगा, इस प्रकार से, ठीक है। एक टाइप हो गया कि अनुसंधान केंद्र या परीक्षण केंद्र को इनसे मैच करवा सकता है, ठीक है, इनके अलावा और क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक। तो फर्स्ट टाइम में हमने कौन कौन से रीजन देखे, जोधपुर और बाड़मेर। तो 2 चीज़ें और देखनी है हमें, अनुसंधान केंद्र और परीक्षण केंद्र, इसको कहेंगे ATC, ठीक है। 2 ही रीजन है, जोधपुर और बाड़मेर, इनमें से कोई आएगा तो जोधपुर आएगा इनमें, इसमें आएगा मंडोर जोधपुर में, और इसमें आएगा रामपुरा। मंडोर जो कि रावण का ससुराल माना जाता है, मंडोर, मंदोदरी यहाँ की थी, मंडोर की, ठीक है। तो राम भगवान से रिलेटेड मंदोदरी, ठीक है। तो मंडोर और रामपुरा दोनों कहाँ पर है, जोधपुर में। तो इसका अनुसंधान केंद्र भी यहाँ जोधपुर में है और परीक्षण केंद्र भी कहाँ है, जोधपुर में ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 1B पे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, अनुसंधान और ATC लिख रहा हूँ, ठीक है। ATC का मतलब परीक्षण केंद्र, ग्राह्य परीक्षण केंद्र। अब अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वह तो आ जाएगा गंगानगर में, ठीक है, कहाँ पर आ जाएगा, गंगानगर में। जबकि अगर ATC केंद्र की बात करें तो ATC केंद्र 2 है, एक तो करणपुर, ये तो है गंगानगर में, और एक है हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो इसके क्या है, 2 ATC है, एक तो करणपुर गंगानगर में और एक हनुमानगढ़ में, और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, गंगानगर में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 1C। 1C में भी 2 ही चीज़ें आएगी, एक तो आएगी अनुसंधान केंद्र और दूसरा आएगी ATC। इसमें क्या आएगा, JCB, ठीक है। तो इसमें दोनों ही चीज़ें कौन सी आएगी, बीकानेर वाली आएगी, यहाँ आ जाएगा बीचवाल बीकानेर, और यहाँ पर आ जाएगा लूणकरणसर, दोनों ही कहाँ आ जाएगी, बीकानेर में, ठीक है। दोनों ही कहाँ पर आ जाएगी, बीकानेर में, JCB में बीकानेर, यहाँ पर जोधपुर में, यहाँ पर एक तो गंगानगर में और ATC आ जाएगा, एक तो करणपुर गंगानगर में और दूसरा हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो ये तीनों के क्या हो गए, अनुसंधान केंद्र भी हो गए और ATC भी हो गए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 2A पे, अनुसंधान केंद्र और ATC। अनुसंधान केंद्र इसका फतेहपुर सीकर, और ATC की बात करें तो आबूसर झुंझुनू, ठीक है। फतेहपुर सीकर में तो अनुसंधान केंद्र है, जबकि आबूसर में क्या है, इसका ATC है, यानी कि ग्राह्य परीक्षण केंद्र है, कहाँ पर है, झुंझुनू में। 2A हो गया। अब आ जाओ 2B पर,
इसमें भी वही दो चीज़ें, अनुसंधान केंद्र और एटीसी। तो जो इसका अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है केशवाना। केशवाना ये है जालोर में, और एटीसी केंद्र है इसका सुमेरपुर पाली। ठीक है, तो ये सेकंड बी का हो गया। केशवाना जालोर में तो अनुसंधान केंद्र है, और एटीसी केंद्र कहाँ पर है? सुमेरपुर पाली में इसका एटीसी केंद्र है। ठीक है, सेकंड ए हो गया, सेकंड बी हो गया। अब आ जाओ थर्ड ए, अनुसंधान केंद्र और दूसरा एटीसी। तो अनुसंधान केंद्र तो होगा राजधानी जयपुर में, ठीक है, दुर्गापुरा जयपुर, और जो एटीसी केंद्र होगा वो होगा तबीजी अजमेर। तबीजी बाद में भी आएगा, दुर्गापुरा बाद में भी आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर जो बीचवाल नाम है ये भी बाद में भी आएगा। तो इसका अनुसंधान केंद्र तो कहाँ पर होगा? थर्ड है का दुर्गापुरा, और जो एटीसी केंद्र होगा वो होगा अजमेर में। जो पर्टिकुलर इनकी लोकेशन आएगी उनमें से जो इंपॉर्टेंट प्लेस होगा उसी को रख देंगे। ठीक है, फिर आ जाओ थर्ड बी पर, अनुसंधान केंद्र और एटीसी केंद्र। अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो वो आएगा नौगांव। नौगांव कहाँ पर पड़ता है? अलवर में। और एटीसी केंद्र की बात करें तो मलिकपुर भरतपुर में। ठीक है, मलिकपुर भरतपुर में तो एटीसी केंद्र है, और अनुसंधान केंद्र है नौगांव अलवर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे तीसरा वाला भी पूरा हो गया। अब आएगा फोर्थ ए और फोर्थ बी। फोर्थ ए की अगर हम बात करें तो इसका अनुसंधान केंद्र और एटीसी। तो इसका अनुसंधान केंद्र तो उदयपुर में है, और एटीसी केंद्र कहाँ पर है? चित्तौड़ में। क्योंकि मैंने कहा था कि उदयपुर का थोड़ा सा इलाका किस में आएगा? फोर्थ ए में। पूरा का पूरा उदयपुर नहीं आएगा। ठीक है, बाकी का उदयपुर फोर्थ बी में आएगा, और जो थोड़ा सा है वो किस में आ जाएगा? फोर्थ ए में। ठीक है, जो फोर्थ बी है इसमें केवल अनुसंधान केंद्र है, वो भी बांसवाड़ा में। इसमें कोई एटीसी केंद्र नहीं है। ठीक है, जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। बाकी इसमें कोई एटीसी केंद्र नहीं है। ठीक है, कोई भी एटीसी केंद्र नहीं है। अब पांचवा आ जाओ, तो पांचवा में अनुसंधान केंद्र और एटीसी। अगर अनुसंधान केंद्र की बात करें तो हाड़ौती में कोटा सबसे बड़ा है, इसलिए कोटा में ही आएगा। कोटा में उम्मेदगंज पहले भी आया है क्या? उम्मेदगंज काय में आया है? एटीसी केंद्र है छत्रपुरा बूंदी। कोटा काय में आया है? उम्मेदगंज। उम्मेदगंज है कंजर्वेशन रिजर्व। क्या है? उम्मेदगंज क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व, संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, 16 संरक्षित क्षेत्रों की बात की थी हमने, इसमें से उम्मेदगंज भी क्या है? एक है। ठीक है, तो ये है हमारे कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेश जो कि 10 हैं। उसके अलावा उसके जो अनुसंधान केंद्र है, कल बारिश देख ही ली थी। पहले में कितनी बारिश हो रही थी? 20 से 37 सेंटीमीटर। जो 1B है और 1C है दोनों में कितनी हो रही थी? 10 से 35। ठीक है, सेकंड ए और सेकंड बी में हो रही थी कितनी? 50 से 70। ठीक है, उसके बाद है थर्ड ए और थर्ड बी, सॉरी इसमें तो हो रही थी 30 से 50। इसमें तो जो हमारा सेकंड ए और सेकंड बी में तो हो रही थी 30 से 50। जो थर्ड ए और थर्ड बी में हो रही थी 50 से 70। और फोर्थ ए और फोर्थ बी, फोर्थ ए में तो हो रही थी 50 से 90, और जो फोर्थ बी है इसमें हो रही थी 50 से 110। और जो हाड़ौती वाला हमारा पांचवा है उसमें हो रही थी 65 से 110 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक भी आ जाए, दो भी आ जाए, पर एक प्रश्न आएगा यहाँ से, पक्की बात। देखो ठीक है, तो ये थे हमारे 10 कृषि जलवायु प्रदेश। सबसे बड़ा था 1C और सबसे छोटा था 4th B। अगर हम 1A की बात करें तो 1A में कौन थे? जोधपुर और बाड़मेर। 1B की बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़, और 1C की बात करें तो JCB जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। उसके बाद सेकंड ए में आएगा सीकर, झुंझुनू और नागौर। सेकंड बी की अगर हम बात करें तो जालौर, सिरोही, पाली।
थर्ड ए में और थर्ड बी में दोनों पूर्वी क्षेत्र के आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा जयपुर के आसपास, जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक। दूसरे में आ जाएगा ABCD SM। फिर आ जाओ फोर्थ ए में RBC आ जाएगा, फोर्थ बी में वागड़ प्रदेश प्लस उदयपुर, और फिफ्थ में आ जाएगा हाड़ौती। ठीक है, कुछ अनुसंधान केंद्र भी देख लो, यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन। टॉपिक भी है ये अलग से ही, अनुसंधान केंद्र। राजस्थान के क्या है, अनुसंधान केंद्र। ठीक है, राजस्थान के क्या है, अनुसंधान केंद्र। सबसे पहले बीकानेर। बीकानेर में है खजूर का, खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ठीक है, बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर। एक शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। ये जो दोनों हैं इनकी पर्टिकुलर जगह भी है, बीचवाल, बीकानेर। ठीक है, तो बीकानेर में 3 अनुसंधान केंद्र है, एक तो खजूर का है, एक बेर का है, और एक केंद्र का है शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। इंपॉर्टेंट भी है, शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर में। खजूर का और जो शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र है दोनों कहाँ पर है, बीचवाल, बीकानेर में। इसके बाद आ जाओ जोधपुर में। जोधपुर में एक तो है काजरी, क्या है, काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। सब कुछ ध्यान में रखना है, लोकेशन ध्यान रखनी है काजरी की, और स्थापना कब हुई, 1959 में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपके जो अनुसंधान केंद्र वाला टॉपिक है उनमें से यहाँ से शायद क्वेश्चन आएगा, काजरी से पूछ सकता है। एक है आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1988 में। ठीक है, काजरी की याद रखना 1959 में, क्योंकि पश्चिमी जो भी रिसर्च का कार्य करेगा शुष्क खेती से रिलेटेड पश्चिमी क्षेत्रों में, वो कौन करेगा, काजरी। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था होबा जोजोबा, वो जो इजरायली प्लांट लाके यहाँ पर स्थापित किया गया था, उनको रिसर्च करके अच्छे से जो 2 फॉर्म बनाए थे हमने कहाँ, फतेहगढ़ में और दंड में। ठीक है, वो सब काम किसने किया था, काजरी ने। ठीक है, एक है इसबगोल के लिए, इसबगोल। ठीक है, इसबगोल कैसी खेती है, कैसी फसल है, बुआई के आधार पर कैसी है, रबी है खरीफ है, रबी की फसल है इसबगोल। ठीक है, जोधपुर हो गया। बाड़मेर, बाड़मेर में आ जाएगा बाजरा, बाजरा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आ जाएगा, बाड़मेर में। उसके बाद आ जाओ उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर में आएगा ज्वार का। ठीक है, उदयपुर में किसका आएगा, ज्वार का। अगर पर्टिकुलर जगह की बात करें तो वल्लभनगर, वल्लभनगर। ठीक है, वल्लभनगर। मैच द फॉलोइंग आ सकता है, एक तरफ फसलों के नाम दे देगा और दूसरी तरफ लोकेशन, जैसे कि ज्वार दे दिया, बाजरा दे दिया, इधर से क्या नाम से खजूर, बेर कुछ भी दे देगा, और सामने मैच द फॉलोइंग करवेगा कि भाई निम्नलिखित अनुसंधान केंद्रों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में है मक्का और चावल का, बांसवाड़ा में किसका है, मक्का और चावल का। कहाँ पर है, बांसवाड़ा। उसके बाद आ जाओ सरसों, भरतपुर, भरतपुर में किसका है, सरसों का। और जगह की अगर हम बात करें तो सेवर, भरतपुर। ठीक है, सेवर, भरतपुर।
सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। ये याद करने हैं सारे के सारे। बांसवाड़ा में मक्का चावल का है और सरसों का कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा सरसों का प्रोडक्शन भी इधर ही होता है, अलवर भरतपुर साइड, ठीक है। तो इसका जो अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ पर है, भरतपुर सेवर में। उसके बाद बात करते हैं जयपुर की। जयपुर में है रारी, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये जयपुर में दुर्गापुरा। पर्टिकुलर जगह की बात करें तो दुर्गापुरा जयपुर। राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, दुर्गापुरा जयपुर में, ठीक है। भरतपुर में क्या है, सरसों का, सेवर में। उसके बाद आ जाओ अजमेर। अजमेर में है बीजीए मसालों का, किसका है, बीजीए मसालों का, बीजीए मसालों का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बीजीए मसालों का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आएगा तबीजी अजमेर, तबीजी अजमेर में, ठीक है। कहाँ पर है, तबीजी अजमेर में। इसके बाद कपास का पूछ ले तो कपास का पूछ ले तो कहाँ, गंगानगर में, ठीक है। तो ये है हमारे महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र, सब ध्यान रखने हैं। बीकानेर में खजूर, बेर और शुष्क बागवानी, ठीक है। जोधपुर में काजरी, आफरी, काजरी की स्थापना भी याद रखनी है, 1959 में हुई थी, और इसबगोल, ठीक है। बांसवाड़ा में मक्का चावल है, उदयपुर में ज्वार है, ठीक है। रारी कहाँ पर है, जयपुर में है। अजमेर में तबीजी में बीजीए मसालों से रिलेटेड है। भरतपुर में सरसों से, और इसके अलावा अजमेर में बीजीए मसालों का। तो ये है हमारे महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र, ठीक है। देखो, ठीक है। तो ये है हमारे अनुसंधान केंद्र। काजरी और आफरी दोनों कहाँ हैं, जोधपुर में। जोधपुर में इसके अलावा इसबगोल का। अगर बीकानेर की बात करें तो खजूर, बेर और शुष्क बागवानी। ज्वार का कहाँ पर है, वल्लभ नगर उदयपुर में है। रारी कहाँ पर है, जयपुर में। बीजीए मसालों का कहाँ पर है, तबीजी अजमेर में। बाजरे का है बाड़मेर में, और सरसों का है सेवर भरतपुर में। अब पढ़ेंगे फसलें, महत्वपूर्ण फसलें, इंपॉर्टेंट क्रॉप। गेहूं, बाजरा, गेहूं कैसी फसल है, गेहूं कैसी फसल है, रबी की है खरीफ की है, रबी की फसल है। तो इसको बोते समय क्या चाहिए, कम तापमान चाहिए, ज़्यादा तापमान चाहिए, कम तापमान, और काटते समय ज़्यादा तापमान। इधर क्या होगा, खरीफ। बुआई कब होगी, जून जुलाई के आसपास, ठीक है। तो तापमान ज़्यादा, जबकि कटाई अक्टूबर नवंबर के आसपास, इसलिए तापमान कम, ठीक है। अब हम तापमान नहीं लिखेंगे भाई 15 से 17 डिग्री, 20 से 22 डिग्री, ठीक है। कम तापमान और ज़्यादा तापमान, कम कम चाहिए बुआई और कटाई के समय, ठीक है। गेहूं की फसल, गेहूं के लिए जनरली क्या चाहिए, पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा चाहिए, और बारिश का सीज़न भी नहीं है। मतलब गेहूं कहाँ पर होगा, जहाँ पर सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में है। तो रेगिस्तानी इलाकों में होगा क्या, नहीं होगा। तो जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं, नहरें पड़ गए हैं, तो जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो आएगा सबसे इंपॉर्टेंट किस्मों से। क्या आएगा, किस्मों से पूछेगा कि कौन सी किस्म किसकी है, ठीक है। राजस्थान का 5वां स्थान है देश में, ठीक है। गेहूं उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। राजस्थान में लगभग सभी जगह गेहूं प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर वहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं मौजूद है तो, क्योंकि ये वर्षा पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं अच्छी है वहाँ पर क्या होगा, ये अच्छी तरीके से होगा। अगर मेनली बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी वाला इलाका, अपने हाड़ौती वाला इलाका, ये सब किस में आ जाएंगे, गेहूं प्रोड्यूसर एरिया में। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ऑप्शन देख के सोचोगे आराम से हो जाएगा। बस ये देखना कि रबी की फसल है, खरीफ की फसल है। भाई खरीफ की फसल है तो बारिश आधारित होगी, और रबी की फसल है तो सिंचाई आधारित होगी। जहाँ पर सिंचाई के साधन अच्छे होंगे वहाँ पर ये फसलें अच्छी होगी, ठीक है। इसके किस्मों की बात करते हैं। किस्मों की बात करें तो सोनालिका, कल्याण सोना,
कोहिनूर, सोनालिका, कल्याण सोना, कोहिनूर, मंगला, लाल बहादुर, गंगा सुनहरी, शरबती, मालविका, ये सब क्या है इसकी किस्में हैं। ठीक है, सोनालिका, कल्याण सोना, मालविका, कोहिनूर, लाल शरबती, लाल बहादुर, गंगा सुनहरी, ये सब क्या है इसकी किस्में हैं। किस्में ध्यान रखना, एक बार ओवरव्यू ले लेना, किस्मों से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, किस्में देकर पूछ लेगा कि निम्न में से ये किस्में कौन सी फसल की है। ठीक है, जैसे कि अभी वीडियो के पेपर में चावल की पूछी थी, चावल की एक किस्म दी थी और फिर पूछा था कि ये किसकी किस्म है। ठीक है, गेहूँ, आजकल काला गेहूँ भी चल रहा है, काला गेहूँ। ठीक है, काला गेहूँ क्या है बेसिकली, काला गेहूँ में क्या होता है, एंथ्रोसाइनिन की मात्रा ज़्यादा होती है। जो काला गेहूँ है कैसी किस्म है, हाइब्रिड किस्म है। ठीक है, हाइब्रिड किस्म जापानी गेहूँ के साथ संकरित करके बनाई गई है। किसके साथ संकरित करके बनाई गई है, जापानी गेहूँ के साथ। इसमें क्या होता है, एंथ्रोसाइनिन की मात्रा अधिक होती है। एंथ्रोसाइनिन ये क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंथ्रोसाइनिन की मात्रा क्या होती है इसमें ज़्यादा, और इसी एंथ्रोसाइनिन के कारण इसका रंग काला या बैंगनी रंग होता है। ठीक है, इसी एंथ्रोसाइनिन के कारण इसका रंग काला होता है, काला रंग। अब जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, शरीर में फ्री रेडिकल को नहीं बनने देते। ठीक है, जो कि हमारे शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, फ्री रेडिकल। तो ये एंथ्रोसाइनिन कैसी प्रकृति के होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रकृति के। इसके अलावा काला गेहूं में आयरन और जिंक भी अच्छा पाया जाता है, आयरन और जिंक, आयरन और जिंक। किसके द्वारा तैयार किया गया, ये तैयार किया गया था नाभी के द्वारा, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नाभी के द्वारा तैयार किया गया था, मोहाली में, मोहाली में। और इसके द्वारा जो इसका नाम रखा गया था काला गेहूं का, इसका नाम रखा गया था नाभी एमजी, नाभी एमजी नाम रखा गया था इस काला गेहूं का। ये क्वेश्चन पूछा था आरएस में कि नाभी क्या है। ठीक है, तो नाभी क्या है, गेहूं की, काले गेहूं की एक प्रकार है। नेशनल एग्रीकल्चर फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया गया काला गेहूं। इसमें एंथ्रोसाइनिन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये काले रंग का होता है। बेसिकली ये जो गेहूं है वो डायबिटिक पेशेंटों के लिए अच्छा है। ठीक है, डायबिटिक पेशेंटों के लिए सबसे अच्छा है काला गेहूं है, प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होता है। इसको अप्रूवल दिया 2018 में फजाई के द्वारा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोई भी चीज़ को अप्रूवल कौन देती है कि भाई खाने लायक है नहीं खाने लायक है, फजाई अप्रूवल देती है। ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 2018 में इसको मान्यता दी गई, भाई आप काला गेहूँ खा सकते हो। ठीक है, बाजरा, बाजरा कैसी फसल है, खरीफ की फसल है। कैसी फसल है, खरीफ की फसल है। बाजरा जनरली कहाँ पर होगा, शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में। ठीक है, बाजरा कहाँ पर होता है, मोटा अनाज ज़्यादातर शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में होता है। हार्ड कंडीशन भी झेल जाते हैं मोटा अनाज। ठीक है, जो हार्ड कंडीशन जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है तो उसको भी सहन कर जाता है, शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र यानी कि वेस्ट राजस्थान वाला इलाका। अब ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में होता है, क्या ये आर्द्र क्षेत्रों में होगा क्या, बाजरा आर्द्र क्षेत्रों में कभी भी नहीं होगा। और आर्द्र क्षेत्र राजस्थान के कौन से हैं, एक तो साउथ वाला इलाका और एक हाड़ौती वाला इलाका, तो यहाँ पर बाजरा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रख लेना कहाँ पर नहीं होगा, हाड़ौती में नहीं होगा। और जो मेवाड़ वाला इलाका है, मेवाड़ वागड़ वाला इलाका है, यहाँ पर बाजरा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। हम सारे याद नहीं रखेंगे भाई यहाँ से इस जगह होता है, इस जगह होता है, इस जगह होता है। बाद में एक एग्रीकल्चर सेंसस आता है, उसका डाटा ये बताता है कि कौन सी फसल का सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। वो डाटा हम बाद में लिखेंगे कि जैसे गेहूं का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है। ठीक है, अभी पुराना डाटा है एक्चुअल में, हो सकता है नई थोड़े बहुत दिनों में नई अभी प्रक्रिया चल रही है एग्रीकल्चर सेंसस की,
तो हो सकता है नया डाटा आ जाए, अगर नहीं आएगा तो फिर पुराना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है ये, आर्द्र इलाकों में बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि हाड़ होती मेवाड़ वाले इलाके में नहीं होगा बाजरा, ठीक है ना। किस्में देखो इसकी, किस्मों से क्वेश्चन आ सकता है इसका। राजस्थान 171, ठीक है, राजस्थान 171। इसके अलावा RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, इसकी 2 है, एक तो 2, एक 911 नंबर, ठीक है। RCB 2 और RCB 911 ये दोनों भी क्या है इसकी किस्में, एक राजस्थान 171, एक RHB 30, ये सब किसकी किस्में, बाजरा की किस्में। ऐसे ही देगा वो कि राजस्थान 171 और RCB 2 किसकी किस्में हैं, ज्वार की, बाजरा की, मक्का की, जौ की। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये लिखो गेहूं और बाजरा, बस आपको और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि भाई ये रबी की है, ये खरीफ है। अगर रबी की फसल है तो बुआई के समय कम तापमान, पकते समय पकेगी कब, मार्च अप्रैल में, तो तापमान ज़्यादा। इसी प्रकार खरीफ की फसल बुआई के समय तापमान ज़्यादा, कटाई के समय तापमान कम। खरीफ की जो फसल है वो वर्षा आधारित होती है, ठीक है, तो जहाँ पर, और रबी की फसल होती है मेनली सिंचाई आधारित, तो जहाँ पर सिंचाई साधनों का विकास होगा वहाँ पर रबी की फसल अच्छी होगी। तो आप मुझे ये बताओ कि राजस्थान में कौन सी फसलें ज़्यादा होगी, मतलब राजस्थान में अगर 100% फसलों की बात करें तो कौन सी फसलें ज़्यादा होगी, रबी की कैसे ज़्यादा होगी, मतलब उत्पादन तो रबी का ज़्यादा होगा। खरीफ की फसलें ज़्यादा बुआई की जाती है, रबी की कम, क्योंकि सिंचाई साधनों का विकास सब जगह थोड़ी है, लेकिन बारिश तो लगभग थोड़ी बहुत सब जगह ही होती है, तो एक फसल तो लगभग पूरे राजस्थान में ले ली जाती है। जबकि रबी की परसेंट अगर एवरेज बात करें तो 65% खरीफ, जबकि 35% रबी की फसलों की बुआई की जाती है, ठीक है। लिखो, ठीक है। तो फसलों में पहली पड़ी गेहूँ। गेहूँ कैसी फसल है, रबी की फसल है, यानी कि बुआई के समय कम तापमान, जबकि कटाई के समय ज़्यादा तापमान, सिंचित क्षेत्रों में मेनली होगी, ठीक है। बाजरा खरीफ की फसल है, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में होगी, आर्द्र क्षेत्रों में नहीं होगी, यानी कि हाड़ौती और मेवाड़ क्षेत्र में नहीं होगी। अगर गेहूं में बात करें, काला गेहूं नाभि के द्वारा तैयार किया गया है, नाभि MG इसको नाम दिया गया। इसमें एंथ्रोसाइनिन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए इसका रंग काला या बैंगनी होता है। गेहूं की किस्मों की अगर हम बात करें तो सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती, गंगा सोनारी, लाल बहादुर, मंगला, कोहिनूर आदि। और बाजरा की बात करें तो राजस्थान 171, RCB 2, RCB 911 और RHB 30। जौ कैसी किस्म है, जौ कैसी प्रकार की फसल है, रबी की फसल है। जो कैसी फसल है, रबी की फसल है, यानी कि बुआई के समय तापमान कम, जबकि कटाई के समय तापमान ज़्यादा, रबी की फसल है। किस्में देखो इसकी, जैसे ज्योति, राजकिरण, RS6, केदार और कैलाश, ठीक है। ये है जो कि किस्में। अगर इनका एरिया देखा, उत्पादन एरिया देखें तो गंगानगर में मैक्सिमम, ठीक है, गंगानगर में मैक्सिमम। वैसे लास्ट में अपन एक चार्ट बनाएंगे जिले वाइज, ठीक है, तो जो भी हाईएस्ट प्रोड्यूसर जिला है जिस भी फसल में, वो एक साथ वहीं के वहीं याद हो जाएगा, ठीक है, मैप के थ्रू। जो के बाद आएगा मक्का। मक्का कैसी फसल है भाई, खरीफ की फसल है। मक्का कैसी फसल है, खरीफ की फसल है। जनरली ढलान वाले क्षेत्रों में बोई जाती है, ठीक है। जैसे बांसवाड़ा, इधर जो उदयपुर वाला इलाका है, इधर अच्छी खासी मक्का होती है। मेवाड़ वाले क्षेत्रों में इसके लिए लाल मिट्टी चाहिए, वहाँ भी पढ़ा था हमने। खरीफ फसल, इसकी किस्मों की बात करते हैं। माही कंचन और माही धवल दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। माही कंचन और माही धवल है, इन दोनों में से पूछ सकता है, माही कंचन और माही धवल। इसके अलावा
सविता मोती कंपोजिट, प्रभात सरताज, अरुण किरण सूर्य। ठीक है, ये तो तीनों एक ही हो गए। सूर्य को क्या कहते हैं? अरुण, और उसकी किरण। ठीक है, इससे क्या हो गया? प्रभात हो गया। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। माही कंचन, माही धवल तो याद हो ही जाएगी। जब हम माही का कैचमेंट एरिया पढ़ रहे थे, माही नदी पढ़ रही थी, तब भी ये आया था मक्का वाला। ठीक है, माही कंचन और माही धवल। मक्का कैसी फसल है? खरीफ की फसल है, यानी कि बुआई के समय क्या होगा? तापमान ज़्यादा, और कटाई के समय तापमान कम। जनरली ढलान वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होगी। तो इसका हाईएस्ट प्रोड्यूसर एरिया की बात करें तो भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है? भीलवाड़ा में। उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, ये इसके मेन इलाके प्रोड्यूसर एरिया है। ठीक है, तो ये तो आप हर एक प्रोड्यूसर एरिया याद मत करना। ठीक है, अंदाज़ा लग जाएगा इसका। बेसिकली थोड़ा सोचना कि भाई ये रबी की आएगी, खरीफ की आएगी। अगर रबी की आएगी तो जहाँ सिंचाई के साधनों का क्या विकास है, तो फिर वो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा आराम से। ठीक है, हर एक के ऐसे प्रोड्यूसिंग, बस हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया याद रख लेना कि कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। वो अपन लास्ट में चार्ट बना के, मैप बना के, और जिले वाइज, जैसे गंगानगर किस किस के लिए प्रसिद्ध है भाई? गेहूँ के लिए, चावल के लिए, इस प्रकार से। ठीक है, गन्ना, अब गन्ना क्या है? ज़्यादा वाटर कंज्यूमिंग फसल है। ठीक है, गन्ना और चावल सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूमिंग फसलें हैं। गन्ना और चावल के लिए बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा, पानी की रिक्वायरमेंट होती है गन्ना के लिए। हमने पढ़ा था जब अपन चीनी मिल पढ़ रहे थे। ठीक है, अगर चीनी मिल से याद करो थोड़ा, चीनी मिलें कहाँ कहाँ थी? गंगानगर में थी, यानी कि प्रोड्यूसिंग एरिया गंगानगर भी आएगा। और कहाँ पर थी पहली मिल? भोपाल सागर चित्तौड़, तो चित्तौड़ भी आएगा। ठीक है, इसके अलावा केशवराय पाटन सहकारी, यानी कि बूंदी भी आएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूसिंग एरिया। तो ऐसे लिंक करके पढ़ा करो तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, गन्ना मेनली उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है? उष्णकटिबंधीय। पानी भी चाहिए इसको और थोड़ा टेम्परेचर भी चाहिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि गन्ना का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? यूपी में। ठीक है, इंडिया की बात करें तो गन्ना का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? यूपी में। लेकिन चीनी की बात करें तो चीनी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस महाराष्ट्र में। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो ज़्यादा उष्णकटिबंधीय रीजन में, इसलिए वहाँ पर शर्करा कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना। प्रोड्यूसिंग एरिया की बात करें अगर अपन, तो कौन कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, बूंदी, गंगानगर। इसकी किस में देख लेना? 419, CO 419, फिर CO 1007, 1111। ये इसके क्या है? किस्में हैं। ठीक है, CO का मतलब है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में इसका सेंटर है मेन, तो उसके द्वारा ये तैयार की गई है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? CO। जैसे हमने रारी पढ़ा तो दुर्गापुरा, उसके द्वारा जो भी फसलें तैयार की जाएगी उसका नाम आएगा दुर्गापुरा से। ठीक है, इसी प्रकार ये CO 419 और CO 1007 और 1111 लिखो। ठीक है, तो जो की किस्में कौन कौन सी है? ज्योति, राजकिरण, RH6, केदार, कैलाश। मक्का की कौन सी है? माही कंचन, माही धवल, सविता मोती कंपोजिट। फिर सूर्य से याद करो, अरुण सूर्य, उसके किरण आई तो क्या हुआ? प्रभात हुआ। कपास, कपास क्या है? व्यापारिक फसल भी है। ठीक है, कपास को क्या कहते हैं? कैश क्रॉप, यानी कि व्यापारिक फसल, क्योंकि इसका यूज होता है उद्योगों में, सूती कपड़ा बनाने में इसका यूज होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? व्यापारिक फसल भी कहते हैं। इसी प्रकार गन्ना भी क्या आता है? व्यापारिक फसल में आता है, क्योंकि किस में यूज होता है? चीनी इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, कपास कैसी फसल थी भाई? खरीफ की फसल है। कपास कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। कपास के लिए हमने पढ़ा था जब काली मिट्टी पड़ी थी तो काली मिट्टी चाहिए, इसी के लिए काली मिट्टी को कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। और कपास काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पर पठारी क्षेत्र होता है, जहाँ लावा द्वारा निर्मित पठार। तो राजस्थान में ऐसा कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार है। ठीक है, इसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो दक्कन का पठार भी लावा निर्मित है। ठीक है, तो इसीलिए महाराष्ट्र वगैरह में क्या होती है? हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है महाराष्ट्र। इसके बाद अगर हम बात करें तो मालवा का पठार, वो भी कैसा है? ये लावा वाला पठार है। ठीक है, जहाँ पे लावा के अवशेष से काली मिट्टी का निर्माण होता है और काली मिट्टी की सारी विशेषताएं आ जाती हैं।
तो कपास खरीफ की फसल है। काली मिट्टी। अगर हम बात करें हाईएस्ट प्रोडक्शन, तो हनुमानगढ़ में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। तीन तरह की कपास होती है। एक तो होती है देसी कपास, एक होती है अमेरिकन कपास, और एक होती है मालवी कपास। ठीक है, एक तो होती है देसी कपास, एक होती है अमेरिकन कपास, एक होती है मालवी कपास। जो हमारी देसी कपास है ये तो किधर होती है? साउथ में। कहाँ पर होती है? साउथ में, उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में। ठीक है, याद रखना है ये देसी कपास कौन से वाले क्षेत्र में होती है, तो उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा साइड होती है ये तो देसी कपास। तो अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास क्या होती है बेसिकली? तो अमेरिकन कपास है उसका क्या होता है? रेशा लंबा होता है, इसलिए इसके अच्छे कपड़े बनते हैं, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है अमेरिकन कपास की। मतलब अच्छी क्वालिटी की कपास है ये, लंबे रेशे, अच्छे सूती वस्त्र। और ये आती है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो अमेरिकन कपास है वो कहाँ बोई जाती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। आजकल इसका अल्टरनेटिव खोज लिया है अमेरिकन कपास का। हमने यहीं पर अपनी एक लोकल किस्म जनरेट की है जिसमें अमेरिकन कपास की जैसी विशेषता है, उसका नाम है नरमा। क्या नाम है उसका? नरमा। पूछ लेगा, ये क्वेश्चन आएगा, नरमा, नरमा किसकी किस्म है? तो नरमा किसकी किस्म है? कपास की किस्म है नरमा। या तो नरमा आ जाएगा या बीकानेरी नरमा। ठीक है ना। मालवी कपास, जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तो मालवा क्षेत्र किसको कहा था? मालवी, जब बोलियों में भी आया था मालवी बोली। ठीक है, तो जो हमने झालावाड़ और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र आता है मेनली, और ये मालवा का पठार का एक्सटेंशन है हाड़ौती का पठार। तो इसमें वही जिले आ जाएंगे हाड़ौती वाला, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है, एक टोंक भी आ जाता है इसमें। तो यही याद रखने इसी प्रकार से कि देसी कपास कहाँ होती है, अमेरिकन कपास कहाँ होती है, मालवी कपास कहाँ पर होती है। नरमा किस्म ध्यान रखनी है, नरमा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दो और किस्में देखो इसकी, एक तो वीरनार और एक वराह लक्ष्मी। ठीक है, ये दोनों किस्में भी याद रखना, नरमा, वीरनार और वराह लक्ष्मी, तीनों याद रखनी है, वीरनार, वराह लक्ष्मी और नरमा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे कपास। चावल का भी यहाँ पे लिख लेना है ना। चावल, चावल कैसी फसल है भाई? चावल खरीफ की फसल है, यानी कि बुआई के समय तापमान ज़्यादा और कटाई के समय तापमान कैसा चाहिए? कम चाहिए। किसमें देखो इसकी, माही सुगंधा, रत्ना, जया, सोना, रत्ना, जया, सोना, माही सुगंधा, डागर, इसके अलावा परमल, बासमती, तो यही सही के रत्ना, जया, डागर, सोना, माही सुगंधा। माही सुगंधा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माही सुगंधा याद ही रखनी, एक किस्म आपको याद होनी चाहिए, माही सुगंधा। एक उधर माही कंचन और माही धवल। ठीक है, अगर आपको इतनी सारी किस्में याद नहीं होगी तो माही सुगंधा तो याद होनी चाहिए। यह भी वीडियो मेंस में क्वेश्चन आया, माही सुगंधा किसकी किस्म है? ठीक है, तो कपास की अगर हम बात करें तो कपास की तीन टाइप, देसी कपास जो कि उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ साइड होती है। ठीक है, उसके बाद मालवी कपास जो कि मालव एरिया में, मेनली हाड़ौती के पठार क्षेत्र में। उसके बाद अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास की क्या विशेषता है कि इसके रेशे लंबे होते हैं और इससे बढ़िया क्वालिटी का सूती कपड़ा बनता है।
और ये होती है गंगानगर और हनुमानगढ़ में, ठीक है। आजकल हमने इसका अल्टरनेटिव तलाश लिया, अब इसके स्थान पर बोई जाती है बीकानेरी नरमा, ठीक है। चावल की अगर हम बात करें तो माही सुगंधा। ज्वार, ज्वार भी कैसी फसल है? खरीफ की फसल है, ठीक है। ज्वार भी कैसी फसल है? तो वही साइकिल चलेगा, खरीफ फसल। किस्मों की अगर हम बात करें, राजस्थान चरी 1, राजस्थान चरी 2, HP 96, HVP 245, ठीक है। राजस्थान चरी 1 और राजस्थान चरी 2 ध्यान रख लेना केवल, ठीक है। इसके बाद तिलहन वाली देखते हैं। तिलहन में अगर हम बात करें, सरसों। सरसों कैसी फसल है? रबी की फसल है, ठीक है। बुआई के समय तापमान कम और कटाई के समय तापमान ज़्यादा चाहिए। सरसों का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर पड़ा है? सेवर, भरतपुर में, ठीक है। अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो सेवर, भरतपुर। इसका जो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो भी यही है, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, ठीक है। अब इसकी किस्मों की बात करते हैं। वरुणा, पूसा कल्याण, पूसा जय किसान, पूसा बोल्ड, वरदान, दुर्गमणि, ठीक है। ये सब इसके वरुणा ध्यान रखने हैं, ठीक है। वरुणा ध्यान रखनी है, एक पूसा कल्याण भी ध्यान रख लेना, वरुणा और पूसा कल्याण। इसके अलावा एक हाइब्रिड किस्म है DMH11, DMH11 पूरा नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। और ये पहली हाइब्रिड वेराइटी है सरसों की, भारत की कैसी है? पहली हाइब्रिड वेराइटी है, तो DMH11 ध्यान रखना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। फर्स्ट हाइब्रिड सरसों, फर्स्ट हाइब्रिड सरसों, ठीक है। DMH ध्यान रखना है, एक वरुणा ध्यान रख लेना, पूसा कल्याण, ठीक है। पूछ लेगा कि वरुणा क्या है या DMH11 क्या है, तो DMH11 क्या है? धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 क्या है? जो है देश की पहली सरसों की हाइब्रिड किस्म है, ठीक है। इसके बाद मूंगफली, मूंगफली किसी किस्म है? खरीफ की फसल है, ठीक है। कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। मेनली इसके लिए थोड़ी सॉफ्ट मिट्टी चाहिए, हार्ड मिट्टी नहीं चाहिए। कैसी मिट्टी चाहिए? सॉफ्ट मिट्टी चाहिए, ठीक है। जैसे कि रेतीली भी लगे जिसमें रेत मिक्स होती है, ऐसी मिट्टी में बेसिकली अच्छी होती है। अगर आज इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मूंगफली प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? गुजरात, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मूंगफली है वो कहाँ पर होती है? गुजरात में होती है। किस्म, इसकी किस्म याद रखना है, एक चंद्रा, ठीक है, चंद्रा, चंद्रा याद रखनी है इसकी किस्म। पूछ लेगा कि चंद्रा किसकी किस्म है, तो मूंगफली की किस्म है। इसके लिए राजस्थान में एक जगह फेमस है मूंगफली के लिए, लूणकरणसर, लूणकरणसर कहाँ पर है? ये बीकानेर, ठीक है। लूणकरणसर कहाँ पर है? बीकानेर में। यहाँ पर एक मंडी भी लगती है, ठीक है, मूंगफली मंडी कहाँ पर है? तो लूणकरणसर बीकानेर में। इसे कहते हैं राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट, क्योंकि राजकोट भी क्या है? मूंगफली के लिए फेमस जगह है। तो राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? लूणकरणसर को, ठीक है। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है मूंगफली का? गुजरात। उसके बाद इसका नंबर आता है, राजस्थान का नंबर आता है। लूणकरणसर राजस्थान का राजकोट कहलाता है, ठीक है, लिखो ये। ज्वार, जो राजस्थान चरी और राजस्थान चरी 2 ज्वार की किस्में। सरसों की बात करें तो DMH11 जो कि बेस्ट हाइब्रिड वेराइटी है सरसों की। इसके अलावा वरुणा, पूसा कल्याणी, पूसा जय किसान, पूसा बोल्ड, ये सब किस्म की किस्में सरसों की किस्में।
और सरसों में पहला स्थान है अपना, देश में पहला स्थान किस अपना है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना कि सरसों उत्पादन में पहला स्थान है। इसके अलावा बाजरा में भी पहला है। फिर साथ में एक साथ लिख लेंगे यहाँ तो किस किस में पहला है। सोयाबीन, सोयाबीन कैसी फसल है भाई? खरीफ की फसल है, ठीक है। सोयाबीन कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। सोयाबीन की एक और खासियत है कि ये दलहनी भी फसल है और तिलहनी भी, ठीक है। दलहन भी है ये, यानी कि दालों वाली भी है, और तिलहन तेल भी निकाला जाता है। तो दलहन और तिलहन दोनों प्रकार की। इसका अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा में, ठीक है। बांसवाड़ा में लिखा है था क्या वहाँ पे? मक्का, चावल और सोयाबीन भी लिख लेना वहाँ पे, ठीक है। मक्का, चावल और सोयाबीन तीनों का कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भैया? बांसवाड़ा में, ठीक है। अब किस्मों की बात करते हैं। गौरव, पप्पू, मैक्स के लिए मोना क्या लेके आओ? चाय लेके आओ, टी लेके आओ, ठीक है। गौरव, पप्पू, मैक्स के लिए मोना क्या लाएगी? टी लाएगी। तो गौरव से तो गौरव ही हो जाएगा, ठीक है। प से आ जाएगा पंजाब 1, पू से आ जाएगा पूसा 16, मैक्स 13, ये मोनेटा, और ये टी से आ जाएगा T1, ठीक है। तो ये सब किसकी किस्में हैं? सोयाबीन की किस्में हैं। सोयाबीन कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। दलहन भी है और तिलहन भी है। इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में इसके अलावा और किस किस के थे? मक्का और चावल का अनुसंधान केंद्र भी बांसवाड़ा में था। ये इसकी किस्में हैं, गौरव, पप्पू, मैक्स और मोना टी, ठीक है। अगर इसका प्रोड्यूसिंग एरिया की बात करें तो कहाँ पर होगी प्रोड्यूसिंग? हाड़ौती वाला क्षेत्र, जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है इसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन हाड़ौती। इसके अलावा थोड़ा रीजन बांसवाड़ा में भी, क्योंकि बांसवाड़ा में क्या है? अनुसंधान केंद्र है। तो जहाँ पर अनुसंधान केंद्र है एक तो वो तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो जैसे अनुसंधान केंद्र याद करोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। अभी जैसे इस बार क्वेश्चन आया ये सब गोल, अभी कल ही आया ये फर्स्ट ग्रेड में, ये सब गोल के उत्पादित क्षेत्रों का नाम लिखो। तो ये सब गोल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में। तो जोधपुर तो आएगा ही सही, ठीक है। तो जोधपुर के आसपास वाला इलाका, मतलब जोधपुर है तो जोधपुर कैसा क्षेत्र है? शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। तो वैसा ही भाई जोधपुर में हो रहा है तो मतलब जोधपुर जैसे और इलाकों में भी होगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ बांसवाड़ा में हो रही है तो मतलब बांसवाड़ा का जैसा क्लाइमेट होगा, जैसी मिट्टी विट्टी होगी, वैसी बांसवाड़ा जैसे क्षेत्र में और जगह भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से याद करने, अपन को ऐसे याद नहीं करने कि भाई 4-5 एक साथ याद करें, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इस प्रकार से नहीं, ठीक है। तो ये है हमारी सोयाबीन की किस्में। इसके बाद आता है जैतून। जैतून होबा जोजोबा पहले देख लिया था, ठीक है। होबा और जोजोबा, उसको क्या कहा था हमने? पीला सोना या डेजर्ट गोल्ड कहा था। कहाँ से लाए थे उसको? इजराइल से। कौन लेके आया था? काजरी, ठीक है। कौन लेके आया था? काजरी। उसके 2 फार्म स्थापित किए गए, एक तो फतेहगढ़ सीकर में और एक डंड जयपुर में, ठीक है। जैतून ये भी इजरायली पौधा है। कैसा पौधा है? इजरायली पौधा है। जैतून भी कैसा पौधा है? इजरायली पौधा है। हमने एक ओलिव रिफाइनरी स्थापित की है। ओलिव रिफाइनरी, ओलिव रिफाइनरी स्थापित की है। कहाँ पर स्थापित की है ओलिव रिफाइनरी? राजस्थान के राजकोट में, ठीक है। कहाँ पर स्थापित की है? राजस्थान के राजकोट में, यानी कि लूणकरणसर में। लूणकरणसर में स्थापित की है। और ये देश की पहली ओलिव रिफाइनरी है। ये क्या है? देश की पहली ओलिव रिफाइनरी है। देश की फर्स्ट ओलिव रिफाइनरी है, ठीक है। इसके अलावा एक चाय भी बनाई है इससे, ओलिव की चाय। उसको क्या नाम दिया है हमने? ओलिटिया। ओलिटिया।
ये इसका ब्रांड नेम है, ठीक है। चाय का ब्रांड नेम क्या है? ओलिटिया है। और ओलिव की रिफाइनरी कहाँ बनाई है? लूणकरणसर बीकानेर में। और जो ओलिव से चाय बनाई है वो कहाँ पर है? ओलिटिया में, ठीक है। और राजस्थान में पहली रिफाइनरी है, ठीक है। देश में पहली रिफाइनरी है लूणकरणसर बीकानेर वाली। तो सोयाबीन हो गया। अलसी देख लो, किस्में तो है नहीं बेसिकली इनकी। अलसी कैसी फसल है? रबी की फसल है, ठीक है, रबी की फसल है। और अलसी कैसी फसल है? रबी की फसल है। कहाँ पर होती है? हाड़ौती में, ठीक है। कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा अलसी? हाड़ौती में। अरंडी कैसी फसल है? हाँ, अरंडी कैसी फसल है? अरंडी खरीफ की फसल है। इनमें ही कन्फ्यूजन होगा, मैंने बताया था वहाँ पर 3-4 जो फसलें हैं वो याद ही रखनी है, ठीक है। अलसी इधर आएगी रबी में, अरंडी इधर आएगी। पहले तो क्या करो, अनाज लो सबसे पहले तो। किसका लो? गेहूँ और जौ का, ठीक है। उसके बाद दाल लो। दाल क्या मिलेगी? चना और मटर की, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? तेल लाएंगे, ठीक है। तेल किस किस का लाएंगे? सरसों का और अलसी का, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? मसाले। तो मसालों में क्या क्या है? अदरक, लहसुन, जीरा, धनिया, मेथी, ठीक है। और क्या बचा? हल्दी आ गया। तो ये सब मसाले डालेंगे। उसके बाद दाल बनेंगे जितने, क्या करेंगे? सुट्टा मारेंगे। सुट्टा में क्या क्या आ जाएगा? तंबाकू और अफीम, ठीक है। उसके बाद दाल वाल दबा ली। उसके बाद पेट खराब होना ही है, तो पेट खराब होगा तो क्या लगाएंगे? इसबगोल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया अभी कल ही आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में कि इसबगोल के उत्पादित क्षेत्र कौन से हैं, ठीक है। तो जोधपुर ध्यान आ गया, तो जोधपुर के जैसे क्षेत्र देख लेंगे, ठीक है। आराम से ऑप्शन निकल जाएगा। तो अरंडी भी कैसी है? खरीफ फसल। और ये होती है वेस्ट राजस्थान में, ठीक है। वेस्ट राजस्थान में भी होती है, अलवर भरतपुर लगभग होती है, सभी जगह जाती है। जालोर, सिरोही, इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, ये ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, ठीक है। फिर लास्ट में एक चार्ट बनाएंगे जिसमें जिला और जो उसका हाईएस्ट प्रोड्यूसर, जैसे चावल का हाईएस्ट प्रोड्यूसर जिला कौन सा है वो लास्ट में देखेंगे। अगर सेंसस आ गया, अगला एग्रीकल्चर सेंसस आ गया तो ठीक है, नहीं तो बाद में जो 2015-16 वाला है उसी का डाटा लिख लेंगे, ठीक है। तो ये लिख लो, करा। तो सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में इसके अलावा और कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है? मक्का और चावल का, ठीक है। इसके अगर हम बात करें किस्मों की तो गौरव, पप्पू, मैक्स, मोना, टी। ओलिव रिफाइनरी कहाँ पर है? लूणकरणसर बीकानेर। ये देश की पहली ओलिव रिफाइनरी है, ठीक है। ओलिव टी भी बनाई है एक जिसका नाम है ओलिटिया। लूणकरणसर इसके अलावा किस मामले में फेमस है? मूंगफली के मामले में, ठीक है। मंडी भी लगती है लूणकरणसर में, और लूणकरणसर को कहते हैं राजस्थान का राजकोट। क्रांति, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। पहले हम क्या थे, हमारी जनसंख्या तो थी ज़्यादा, लेकिन हम आत्मनिर्भर नहीं थे खाद्यान्न के मामले में, ठीक है। हम क्या करते थे, गेहूँ इंपोर्ट किया करते थे अमेरिका से, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया था 1945 में। उसके बाद विश्व दो ध्रुवों में बढ़ गया था। एक यूएसएसआर यानी कि जो प्रेजेंट टाइम रशिया है, यह है साम्यवादी देशों का नेता। दूसरा है अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका थे पूंजीवादी देशों का नेता, ठीक है। अब आज़ाद हो गए, हम आज़ाद हो गए 47 में। अमेरिका ने कहा कि हमारे पास आ जाओ। हमने कहा कि भाई हम किसी के पास भी नहीं आएंगे, हम क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। और ये पॉलिसी हमारी क्या कहलाती थी, गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाती थी, ठीक है। उसके बाद जो 1955 में पाकिस्तान जो है वो किसके मेंबर बन गया था, अमेरिका का गुट का में शामिल हो गया था, ठीक है। 55 में अमेरिका के गुट में शामिल हो गया था। इसके बाद बात आती है हमारी 65 में युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का, ठीक है। 65 में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो ऐसी कंडीशन में अमेरिका ने किसको सपोर्ट किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ठीक है।
और हम अपने गेहूं के लिए किस पर डिपेंडेंट है? अमेरिका पर। और पाकिस्तान किसका मेंबर था? अमेरिका के ग्रुप का मेंबर था। तो अब अमेरिका से हम गेहूं इंपोर्ट करते थे, हमारे खाद्यान्न के लिए हम अमेरिका पर डिपेंडेंट थे। तो अमेरिका ने एक प्रोग्राम चलता था अमेरिका का, PL प्रोग्राम, ठीक है। इसके तहत गेहूं लेते थे हम, ठीक है। इसके तहत क्या लेते थे हम? गेहूं लेते थे। तो अमेरिका ने क्या कहा, भारत को जो गेहूं भेजा जाता था इस पर रोक लगा दी थी, ठीक है। जो गेहूं लेकर आते थे जहाज, उन पर रोक लगा दी थी। तो हमारे यहाँ क्या हो गया था? फूड क्राइसिस पैदा हो गए थे। क्या पैदा हो गए थे? फूड क्राइसिस पैदा हो गए थे, क्योंकि हम हमारे खाद्यान्न के लिए किस पर डिपेंडेंट थे? अमेरिका। और अमेरिका किसका सहयोगी था? पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान उसका मेंबर था, उसके ग्रुप का मेंबर था। तो अब हमारे यहाँ खाद्यान्न की समस्या पैदा होगी 1965 के आसपास, ठीक है। तो उसके बाद क्या सोच निकल कर आई? ग्रीन रिवॉल्यूशन की, यानी कि हम हमारे खाद्यान्न के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होने चाहिए। जितना हमें ज़रूरत है उसका हम क्या करें? उतना उत्पादन भारत में ही करें, ठीक है। और ये किसके समय हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री के समय, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय उन्होंने क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान। भाई तुम तो देश संभालो जवानों, और तुम धरती को संभालो। अच्छा सा प्रोडक्शन करेंगे और सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ऐसा कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री केवल एक समय खाना खाते थे। इस समय जब हमारे यहाँ फूड क्राइसिस पैदा हुए तब केवल एक टाइम पे खाना खाया करते थे। इसके अलावा जो वहाँ का भवन था उसके आसपास, वहाँ पर भी खेती की जाने लगी थी उस समय, ठीक है। तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की जन्मतिथि क्या है? 2 अक्टूबर, ठीक है। तो गांधी जी को ज़्यादा याद करते हैं हम, LBS को कम याद करते हैं। 2 अक्टूबर को इनकी जयंती। उसके बाद क्या हुई? भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, और उसके बाद हम क्या हुए? न केवल सेल्फ डिपेंडेंट हुए बल्कि में एक्सपोर्ट भी करने लगे। तो जो हरित क्रांति की शुरुआत है वह अगर वैश्विक स्तर की बात करें और भारत की बात करें, तो वैश्विक स्तर पर जो हरित क्रांति की शुरुआत थी वो किसने की थी? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो हरित क्रांति के पिता कौन कहलाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। जबकि भारत के संदर्भ में बात करें तो MS स्वामीनाथन। कौन कहलाते हैं? MS स्वामीनाथन, ठीक है। ये तो कहलाते हैं वर्ल्ड के रेफरेंस में, और भारत के संदर्भ में MS स्वामीनाथन कहलाते हैं हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी? समझ में आया? क्योंकि 1965 में हमारे यहाँ क्या हो गए थे? फूड क्राइसिस पैदा हो गए थे, हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे। इसके बाद क्या अप्रोच है? बेसिकली हरित क्रांति की अप्रोच क्या है कि हमें क्या है? खाद्यान्नों के रूप में आत्मनिर्भर बनना है, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। तो जो हरित क्रांति में मेनली जोर रहता है, अब खाद्यान्न के क्षेत्र में आपको आत्मनिर्भर बनना है, तो आपको क्या चाहिए? अच्छा ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा बीज, ठीक है। हाई यील्ड वेराइटी, इसको कहते हैं हाई यील्ड वेराइटी सीड। अच्छी क्वालिटी के बीज, बेसिकली अच्छे बीज चाहिए जो ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे, ठीक है। तो एक हरित क्रांति का मतलब ही यही है कि आपको क्या करना है? अच्छे क्वालिटी के बीज पे लाने हैं, ठीक है, ताकि प्रोडक्शन बने। अब अच्छे क्वालिटी के बीज भी ले आए, लेकिन 1965 के आसपास क्या थे हमारे यहाँ? केवल हम वर्षा पर ज़्यादा डिपेंडेंट थे, सिंचाई साधन उतने विकसित नहीं थे। तो इसके बाद जोर दिया गया इरिगेशन पर, यानी कि सिंचाई पर, ठीक है, इरिगेशन सिंचाई। उसके बाद तीसरा जो जोर आया वो किस पे है? भाई पहले तो बीज ले आए, फिर सिंचाई कर ली। अब जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, पहले बीमारियाँ ज़्यादा लगती थी, तो इसके बाद क्या हुआ? किसका? फर्टिलाइज़र का उपयोग, ठीक है। हरित क्रांति के बाद ही हमने फर्टिलाइज़र का उपयोग करना स्टार्ट किया। फर्टिलाइज़र या उर्वरक। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हरित क्रांति के समालोचनात्मक वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताने और नेगेटिव एस्पेक्ट भी बताने। पॉजिटिव एस्पेक्ट तो क्या हो जाएंगे कि भाई इससे हम क्या हुए? खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए, किसानों की इनकम बढ़ी, हमने एक्सपोर्ट भी किया, हमें फॉरेन करेंसी भी प्राप्त हुई, ठीक है। अब हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा की हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या हुआ? फर्टिलाइज़र, ठीक है। फर्टिलाइज़र से क्या हुआ? किसानों की इनकम कॉस्ट बढ़ गई।
फर्टिलाइजर का यूज़ करेगा तो ज़्यादा महंगी पड़ेगी उसके लिए कोई भी फसल, तो इनकम कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, इनकम कॉस्ट बढ़ गई, प्लस जो हमारी भूमि थी वो क्या हुई, डिग्रेड हुई, यानी कि बंजर होने लगी। भूमि बंजर हुई, प्लस नीचे ग्राउंड वाटर, जो हमारा भूमिगत जल है वो भी क्या हुआ, प्रदूषित। मैंने बताया था नाइट्रोजन ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, अब उर्वरक, पंजाब और हरियाणा से एक ट्रेन चलती है जिसे कहते हैं कैंसर ट्रेन। क्या कहते हैं, कैंसर ट्रेन। हरित क्रांति के बाद ही कैंसर के जो केसेज है पंजाब हरियाणा में क्या हुए, सबसे ज़्यादा बढ़े। पंजाब में मेनली, तो पंजाब से एक ट्रेन चला करती है बीकानेर तक, उसे कहते हैं कैंसर ट्रेन। उसका नाम ही क्या है बेसिकली, कैंसर ट्रेन पर, क्योंकि उसमें कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये है इसका नेगेटिव इफेक्ट। अब इससे और भी नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा, हरित क्रांति का जो फायदा है वो लगभग सभी किसानों को नहीं पड़ा। ठीक है, सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में इसका फायदा नहीं हुआ। इससे एक समस्या पैदा हुई, क्षेत्रीय असमानता की। क्षेत्रीय असमानता की, जैसे हम देखते हैं कि इसका फायदा पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट को ज़्यादा हुआ है। ठीक है, यूपी की भी बात करें तो ईस्ट यूपी में, वेस्ट यूपी में इसका फायदा नहीं मिला। तो इस प्रकार से इससे क्या हुआ, क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। ठीक है, सिंचाई साधनों का कुछ ही क्षेत्रों में विकास हुआ। इससे जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो किसको हुआ, गेहूँ और चावल को। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ, गेहूं और चावल की फसलों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। इसके बाद ही इसके प्रोडक्शन में तेजी आई, गेहूं और चावल, लेकिन इससे मोटा अनाज पीछे छूट गया। इसके बाद हरित क्रांति के बाद जो मोटा अनाज है उसका प्रोडक्शन दिनों दिन गिर गया। मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, रागी, चावल कि ज्वार, ये सब क्या हुआ, मोटा अनाज के क्या हुआ, प्रोडक्शन कम हो गया। मोटा अनाज बेनिफिशियल है। ठीक है, एक तो मोटा अनाज हार्श कंडीशन को भी झेल लेता है, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर। दूसरी बात न्यूट्रिशियस भी ज़्यादा है, गेहूं और चावल के मुकाबले मोटा अनाज ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो मोटा अनाज इससे छूट गया, गेहूँ चावल। और बाकी ये हेल्थ इम्पैक्ट तो आप देख ही रहे हो फर्टिलाइजर का, तो ये क्या है, पॉजिटिव भी है कुछ नेगेटिव भी है। ठीक है, तो इसका बैलेंस अप्रोच क्या है, बैलेंस अप्रोच क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये वाली अप्रोच, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक तीनों को भी फायदा हो, उसे ही क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, फैक्ट्री लगाओ तो ऐसी फैक्ट्री लगाओ जिससे रोजगार भी मिले। ठीक है, यूँ नहीं कि भाई यहाँ से फैक्ट्री लगाई, इसके पोल्यूशन से यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंट भी खराब हो रहा है। तो आप ऐसे टेक्नोलॉजी लाओ जिससे तीनों को ही फायदा हुआ, हमारे रोजगार भी मिले, देश की इकोनॉमी भी ग्रो करे और नेचर भी ज़्यादा पोल्यूट नहीं हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे यहाँ श्वेत क्रांति। इसके अगर वैश्विक स्तर के फादर की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग, जबकि हमारे राजस्थान में कौन है, MS स्वामीनाथन है। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट समझ में आ गया, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, एक मोटा मोटा लिख सकते हो आप। ठीक है, तो लिख के लाना, ऐसा करना 100 शब्दों में लिख के लाना है इसको, ऐसा करना कितने भी शब्दों में लिख के लाना। हरित क्रांति के समालोचनात्मक वर्णन करो, इसके प्लस भी लिखने हैं, माइनस भी लिखने हैं। ठीक है, और सजेशन भी लिखने हैं कि इसको कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। आजकल नई श्वेत क्रांति के जो हरित क्रांति है, इसके आगे की बात की जा रही है, इसको कहते हैं हम एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। कि ग्रीन से हमें किस पर आना है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन पर आना है, सदाबहार क्रांति पर। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हरित क्रांति, एवरग्रीन मतलब सदाबहार क्रांति। तो सदाबहार क्रांति का मतलब यही हो गया बेसिकली कि हमने, ठीक है, प्रोडक्शन पर ही ज़्यादा ध्यान दिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने केवल किस पर ध्यान दिया, प्रोडक्शन बढ़ाने पर, कि सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ना है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे कोई आदमी है वो पढ़ रहा है 2 घंटे, ठीक है, मैं अब कि भाई इसको कैसे भी करके 10 घंटे पढ़ाना है। ठीक है, तो 10 घंटे पढ़ाए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती डंडा लगे बैठे हैं कि 10 घंटे पढ़ना ही है इसको। तो उससे क्या उसको होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हो सकता है बीमार पड़ जाए 1-2 महीने तक, आगे पढ़ ही नहीं पाए। जिससे बढ़िया है कि कुछ ऐसा करो कि वो 2 की जगह 3-4 घंटे पढ़ ले और आउटपुट भी बढ़ जाए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सब जगह ध्यान देना है। तो इसको ही कह देते हैं बेसिकली एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके बाद एक और देख लो, जैसे ये श्वेत का ग्रीन रिवॉल्यूशन है, वैसे ही एक क्रांति आई थी, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, ठीक है, कौन सी क्रांति, श्वेत क्रांति, जिसको अपन ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑपरेशन फ्लड। बेसिकली श्वेत क्रांति में क्या हुआ, पहले क्या होते हैं, किसान
अपना जो थे रिटेल में बेचते थे दूध, क्या बेचते थे? रिटेल में। उन्हें उनके दूध का सही प्राइस भी नहीं मिल पाता था, ठीक है। तो फिर बाद में सहकारियाँ बनाई गई जहाँ पर, ताकि उनके दूध का जो है मार्केटिंग अच्छी हो। जैसे सरस क्या है, आज बेटर मार्केटिंग है, अच्छा मार्केट मिल पा रहा है किसानों को। एक किसान थोड़ा इतना मार्केट कवर कर सकता है, वो अपने रीजन में केवल दूध बेच सकता है। आज उनका दूध पूरा राजस्थान में बिक रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, सब ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति, और इसके जनक हैं वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। एक फिल्म है ओ मंथन, क्या नाम है उसका? मंथन, यूट्यूब पे मिल जाएगी, इसको देखना। इसी के ऊपर बेस्ड है बेसिकली, वाइट रिवॉल्यूशन पर, ठीक है। श्वेत क्रांति, इसको कहते हैं ऑपरेशन फ्लड, वर्गीज कुरियन, 1970 के आसपास लाई गई। इसकी शुरुआत हुई गुजरात में, आणंद से। कहाँ से शुरुआत हुई? गुजरात में, आणंद। जो आप अमूल दूध देखते हो, अमूल, वो बेसिकली यही है, ठीक है। तो लिख लो इसको, जयपुर से, ठीक है। तो हरित क्रांति, हरित क्रांति की जनक कौन माने जाते हैं वैश्विक स्तर पर? नॉर्मन बोरलॉग, और भारत के संदर्भ में एमएस स्वामीनाथन। इसमें क्या क्या होता है? आप अच्छे बीजों का प्रयोग करते हैं, हाई यील्ड वेराइटी, संकरित बीजों का प्रयोग, इरिगेशन की सुविधाएं, फर्टिलाइजर का प्रयोग। इसके बाद श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। कृषि फार्म, ठीक है। क्या देखो? कृषि फार्म, सूरतगढ़, गंगानगर, और दूसरा है जेतसर, ये भी कहाँ है? गंगानगर। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, इसकी 1964 में। तो राजस्थान में 2 कृषि फार्म है बेसिकली, ठीक है। एक तो है सूरतगढ़ में, और दूसरा भी कहाँ है? जेतसर, दोनों ही गंगानगर में, ठीक है। दोनों ही कहाँ पर है? गंगानगर में। ये ध्यान रखना है, ये रशिया के सहयोग से लगाया गया था, और ये लगाया गया था कनाडा के सहयोग से। और ये क्वेश्चन अभी पूछा था, सूरतगढ़ कृषि फार्म किसके सहयोग से लगाया गया है? तो रशिया के सहयोग से लगाया गया है, ठीक है। रशिया यूक्रेन वार चल भी रहा है अभी। दोनों ही ध्यान रखने कि 2 कृषि फार्म राजस्थान में कहाँ पे हैं? तो दोनों ही गंगानगर में, एक तो सूरतगढ़ और एक जेतसर। पहला कौन सा है? सूरतगढ़ वाला, ठीक है। इसके बाद देख लो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पहले राजस्थान की नवीनतम कृषि नीति 2013, ठीक है। राजस्थान जो अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी लाया था, वो कब लाया था? 2013। अभी नई एक्सपोर्ट पॉलिसी मिक्स्ड करके एक नई पॉलिसी निकाली है लेटेस्ट 2019 में, वो अपन स्कीम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। 26 जून 2013। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे RS पेरोदा, ठीक है। कौन थे? RS पेरोदा साहब इसके अध्यक्ष थे। इसके जो टारगेट है वो क्या रखे गए? टारगेट में ये रखा गया कि हमें जो एनुअल जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर की, जो हमारी एनुअल ग्रोथ रेट है वो कितनी % होनी चाहिए? 4%, वार्षिक वृद्धि दर। यानी कि इस साल 10 है तो अगले साल 14, ठीक है। इस प्रकार से हमें एनुअल क्या करनी है? ग्रोथ रेट बढ़ानी है, ठीक है। तो 4% हमें वार्षिक वृद्धि दर रखनी है कृषि की। हमें जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो क्या करना है? डबल करना है, ठीक है। हमें खाद्यान्न का उत्पादन क्या करना है? डबल करना है। बेसिकली 2020 तक के टारगेट है। कब तक है? 2020 तक के टारगेट है, ठीक है। अभी जैसे 8-10 किलो तो अगले डबल करना है जस्ट प्रोडक्शन। वे कृषि पर होने वाला जो प्लांट एक्सपेंडिचर है, कृषि पर जो कितना खर्च हो रहा है उसे हम 6% से बढ़ाकर कितना कर देंगे? 10%, ठीक है।
6% से कितना कर देंगे 10%। ये 3 मेनली एलिमेंट है। यही पूछेगा कि एक्चुअल में जो ग्रोथ रेट रखी गई थी कृषि नीति में वो कितनी रखी गई थी, उसका टारगेट कितना था, तो कितना था 4% था, ठीक है। और स्टेटमेंट बनाए तो कि क्या क्या प्रोविजन थे, तो खाद्यान्न प्रोडक्शन डबल, एक्सपेंडिचर 6% से 10% और ग्रोथ रेट 4%। कब आई, 2013 में आई। सन भी ध्यान रख लेना, ठीक है, सन ध्यान रख लेना, 2013 में आई है। बाकी एक कृषि फार्म ध्यान रख लेना, सूरतगढ़ जो कि रशिया के सहयोग से लगाया गया है, और जैसर जो कि कनाडा के सहयोग से लगाया गया है, लिखो, ठीक है। तो 2 कृषि फार्म कहाँ हैं, दोनों ही है गंगानगर में। पहला लगाया गया था रशिया के सहयोग से, और जो जैसर वाला था वो कनाडा के सहयोग से। कृषि नीति लाई 2013 में, 26 जून 2013 में। टारगेट क्या क्या रखा कि 4% की एनुअल ग्रोथ रेट होनी चाहिए। फ्रूट प्रोडक्शन हमें नेक्स्ट 10 साल में कितना करना है, डबल, अगले 10 साल में डबल। और जो एक्सपेंडिचर है वो 6% से बढ़ाकर 10% करना है। कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, महाराणा प्रताप कहाँ पर है भैया, उदयपुर में। स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, बीकानेर में है, ठीक है। ये पहली है, सबसे पहली यूनिवर्सिटी यही है एग्रीकल्चर, स्वामी केशवानंद, ठीक है। महाराणा प्रताप है उदयपुर में। कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है, जयपुर में। जयपुर में एक जगह पड़ती है जोबनेर, जयपुर। एक अपने बोरखेड़ा कोटा में, और एक मंडौर जोधपुर में, ठीक है। तो ये 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। एक पहली कौन सी है, स्वामी केशवानंद बीकानेर। महाराणा प्रताप है उदयपुर में। कर्ण नरेंद्र है जयपुर में। एक है बोरखेड़ा कोटा में, और दूसरी है मंडौर जोधपुर में। तो ये 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अब ये देख लो कि राजस्थान का देश में कौन कौन सी फसलों में पहला स्थान है। राजस्थान फर्स्ट स्थान, बाजरा, सरसों, मूंग, मोठ, ग्वार, इसबगोल, धनिया, सौंफ, इनमें, ठीक है। इनमें क्या है, राजस्थान का पहला स्थान है देश में। इन सभी फसलों का राजस्थान में कैसा स्थान है, पहला स्थान है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन सी फसलों का राजस्थान में पहला स्थान है, तो 3 तो इधर से दे देगा और एक कोई अलग दे देगा, ठीक है। इसी प्रकार मोटा अनाज की अगर हम बात करें, मोटा अनाज ये बाजरा, ज्वार, मक्का, ठीक है। तो मोटे अनाज में राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। जो पहला स्थान है, पहला स्थान महाराष्ट्र का है। पहला स्थान किसका है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। मोटे अनाज में राजस्थान का दूसरा स्थान है। और अगर हम बात करें कि कौन कौन सी फसलों का पहला स्थान है, तो बाजरा, सरसों, मूंग, मोठ, ग्वार, इसबगोल, धनिया और सौंफ, ठीक है। देखो धनिया पार्क कहाँ था, स्पाइस पार्क कौन कौन से थे राजस्थान में, कोटा की भी पर्टिकुलर जगह बात करें तो रामगंज मंडी, ठीक है, रामगंज मंडी में है, ठीक है। रामगंज मंडी में तो है धनिया पार्क। और जीरा है जोधपुर में, ठीक है। जीरा कहाँ पर है, जोधपुर में, लिखो। ये होगी क्या, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी। कहाँ गए भाई, स्वामी केशवानंद में पहली। महाराणा प्रताप कहाँ पर है, उदयपुर में। कर्ण नरेंद्र कहाँ पर है, जयपुर में। इसके अलावा 2 और है, कोटा और जोधपुर में।
देश का मुख्य खाद्यान्न क्या है? चावल। ठीक है, देश का मुख्य खाद्यान्न क्या है? चावल। जो अपन पढ़े अभी, जो अपन ने पढ़ी रबी खरीफ की फसल, ठीक है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बारिश कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ें देखो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो जगह वाले लोग खाना क्या पसंद कर रहे हैं। साउथ में गेहूँ हो सकता है, सारी कंडीशनें प्रॉपर है, लेकिन वहाँ पर चावल बोया जाता है क्योंकि वहाँ का मुख्य खाद्यान्न क्या है? चावल। तो खाद्यान्न पे भी हम क्या चॉइस है हमारी खाने की, वो भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो देश का मुख्य खाद्यान्न क्या है? चावल। राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न क्या है? राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न, राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न क्या है? बाजरा। राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न पूछ ले तो बाजरा आएगा। ठीक है, राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न बाजरा। बाजरा का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बासे कौन सा जिला आएगा? बाड़मेर। ठीक है, बासे कौन सा जिला आएगा? बाड़मेर। अब कुछ के निक नेम भी ध्यान रख लेना। ठीक है, कुछ के निक नेम भी ध्यान रख लेना। सीधा ही क्वेश्चन पूछ ले, कपास, अफीम। कपास को क्या कहते हैं? कपास को कहते हैं बढ़िया। बढ़िया भी नाम किसका है? पूछ ले कि बढ़िया क्या है, बढ़िया किसका नाम है? तो बढ़िया कपास का नाम है, या फिर सफ़ेद सोना। अफीम क्या है? काला सोना। पेट्रोलियम को भी वैसे काला सोना ही कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम को भी क्या कहते हैं? काला सोना ही कहते हैं। होबा जोजोबा, ज्वार। होबा जोजोबा क्या है? पीला सोना या डेजर्ट गोल्ड। पीला सोना या डेजर्ट गोल्ड। ज्वार को कहते हैं गरीब की रोटी। ज्वार को क्या कहते हैं? गरीब की रोटी कहते हैं। ज्वार का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ज्वार का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर, वल्लभ नगर, उदयपुर। ठीक है, ज्वार का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वल्लभ नगर, उदयपुर। दो फार्म कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं होबा जोजोबा के? एक तो फतेहगढ़ सीकर और दूसरा डंड जयपुर। इसबगोल, जूट, मूंगफली, ये दो याद रखना है। एक तो कपास का याद रखना है और एक इसबगोल। कपास बढ़िया नाम ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही इसबगोल को कहते हैं घोड़ा जीर। क्या कहते हैं? घोड़ा जीर। पूछ ले कि घोड़ा जीर कुछ को कहते हैं तो इसबगोल को। ठीक है, इसबगोल को कहते हैं। इसबगोल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हाँ, जोधपुर। जोधपुर में और क्या अनुसंधान केंद्र है? काजरी, आफरी और इसबगोल तीनों कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, काजरी की स्थापना 1959 में हुई है। जूट, जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर कहते हैं। जो हमारी बोरियां वगैरह आती है ना गेहूँ बनने की, वो किसकी बनी होती है? जूट की बनी होती है। और जूट प्रोडक्शन में, जूट एक्सपोर्ट में सबसे पहला स्थान है बांग्लादेश का। ठीक है, और हमारे यहाँ कैसा किधर होता है ये? बांग्लादेश साइड, जो हमारा वेस्ट बंगाल है उधर ज़्यादा होता है। मूंगफली, मूंगफली को क्या कहते हैं? गरीब की बादाम। क्या ध्यान रखना है? एक तो इसबगोल का और एक बढ़िया। ठीक है, लिखो। तो देश का मुख्य खाद्यान्न क्या है? चावल। और राजस्थान का बाजरा। कपास का दूसरा नाम क्या है? बढ़िया। और इसबगोल का घोड़ा जीर। इसबगोल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है?
और ज्वार का, बाजरा का, सरसों का, क्रांतियाँ, क्रांतियाँ पढ़ेंगे भाई, क्रांति। कल्चर, बेसिकली कल्चर वन वर्ड, ठीक है, इंग्लिश में भी आते हैं ये वन वर्ड में। सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर, विटीकल्चर, पोमोलॉजी, ओलिगोकल्चर, और तो याद रह जाएंगे। फ्लोरिकल्चर, फूलों से संबंधित, फ्लावर आ गया। ओलिव मतलब जैतून, ओलिवी कल्चर किससे आ जाएगा, जैतून से रिलेटेड, ठीक है। तो जो थोड़े से ऐसे हैं वो भी बता रहा हूँ। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किससे है, रेशम से, ठीक है, रेशम उत्पादन। सिल्वीकल्चर बेसिकली वनों की खेती से रिलेटेड है। किसकी खेती से, वनों की खेती से रिलेटेड सिल्वीकल्चर आ सकता है। सिल्वीकल्चर वनों की खेती से संबंधित। एपी, एपी का मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। वीटी, वीटी मतलब अंगूर, विस्की, वी से विस्की याद रख लेना, अंगूर से रिलेटेड, ठीक है। विटीकल्चर किससे रिलेटेड है, अंगूर से रिलेटेड। पोमोलॉजी संबंधित है फलों के, फलों से संबंधित। और जो ओलिगोकल्चर है ये संबंधित है सब्जियों से। ठीक, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से, सिल्वीकल्चर वनों से रिलेटेड, एपीकल्चर मधुमक्खियों से, विटीकल्चर अंगूर से, पोमोलॉजी मतलब फलों के उत्पादन से, फलों से संबंधित है। और ओलिगोकल्चर किससे संबंधित है, सब्जियों से। ये बेसिकली इंग्लिश में वन वर्ड में भी आ सकता है, ठीक है, इंग्लिश में वन वर्ड में भी आ सकता है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पूरा हो गया। अब एक पार्ट बचा हुआ है इसमें कि कौन सी फसल का कौन हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। अगर नई सेंसस आ जाती है तो हम नया डाटा पढ़ लेंगे, नहीं तो पुराना ही एक चार्ट बना के और उसी मैप में पूरा समझ लेंगे, ठीक है, जिले वाइज। धन्यवाद।